नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबा को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए जब खंभा को पार करेगी रेलगाड़ी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो अपने लंबाई के बराबर दूरी जो है 25 सेकंड में चल रही है और एक बार 350 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस की 350 मीटर लंबे पुल की लंबाई चलेगी। तो उस केस में कितना समय लगेगा, हमें ये समय निकालना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि रेलगाड़ी अगर 25 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है तो 25 सेकंड में रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कितना दूरी चलेगी। तो देखिए ये जो हमारा समय है ये समय हमारा सेकंड में है और हमारा जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो हमें इस स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्पीड को, ये जो हमारा स्पीड है 36 किलोमीटर पर घंटा, हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। हम 36 में गुना करेंगे 5/18 से, ये 18 से 36 दो बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया तो हम दूरी निकाल सकते हैं। हम दूरी निकाल सकते हैं कि रेलगाड़ी एक खंबे को जब 25 सेकंड में पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम स्पीड में यानी 10 मीटर पर सेकंड में हम समय से गुना करेंगे। समय हमारा क्या है, समय जो है 25 सेकंड है। तो हम समय से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा दूरी क्या निकल के आ जाएगा 250 मीटर। अब देखिए रेलगाड़ी जब 250 मीटर दूरी चल रही है, रेलगाड़ी जब 250 मीटर दूरी चल रही है तो कितना समय लग रहा है, 25 सेकंड का समय लग रहा है। 25 सेकंड का समय लग रहा है। तो देखिए हम ये निकाल सकते हैं कि रेलगाड़ी जब एक पुल को पार करेगी और पुल का लंबाई हमें क्वेश्चन में दिया है 350 मीटर, तो कितना समय लगेगा हम निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस की पुल की लंबाई चलेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल गया है 250 मीटर और पुल का लंबाई कितना है 350 मीटर। 250 और 350 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 मीटर। यानी रेलगाड़ी जब 600 मीटर दूरी चलेगी, 600 मीटर दूरी चलेगी तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए 250 मीटर जब दूरी चल रही है तो कितना समय लग रहा है 25 सेकंड का समय लग रहा है। यानी दूरी का कितना समय लगा 1/10 लगा। तो देखिए हम इस 250 का 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल गया है 25 सेकंड। तो हम इस 600 का अगर 1/10 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 सेकंड। यानी उस पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग जाएगा 60 सेकंड का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटा के बजाय 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी। हमें क्या निकालना, वास्तविक दूरी निकालना है। तो देखिए व्यक्ति के पास टाइम क्या होगा, फिक्स होगा। यानी जितने समय के लिए 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है उतना ही समय के लिए 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो पहले की अपेक्षा 54 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। यानी समय क्या है, फिक्स है। तो देखिए समय जब हमारा फिक्स होता है तो हम अगर स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस का रेशियो के बराबर होता है। तो हम यहाँ अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए स्पीड क्या दिया हुआ है, पहले जो स्पीड था उसका वास्तविक स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा था और बाद में अपना स्पीड जो है वह 12 किलोमीटर पर घंटा कर लिया। तो हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे 4 से काटेंगे तो 8 4 से 2 बार में जाएगा और 12 4 से 3 बार में जाएगा। यानी रेशियो हमारा क्या निकल के गया 2:3। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 2:3। यानी पहले अपने वास्तविक स्पीड से जा रहा था तो 2 यूनिट का दूरी चल रहा था और जब अपना स्पीड बढ़ा के 12 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कर लिया तो कितना दूरी चल रहा है 3 यूनिट। यानी पहले की अपेक्षा अब कितना ज़्यादा चल रहा है, 1 यूनिट दूरी ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 54 किलोमीटर अधिक चल रहा है।
यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है कि अगर वह अपनी वास्तविक स्पीड से जाता तो कितना दूरी चल पाता, यानी हमें इस 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू जो है 54 किलोमीटर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इस 54 में 2 से गुणा करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 108 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। हमें क्या निकालना है कि उसी काम को बी अकेले करे तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को 18 दिन में करें और बी प्लस सी मिलकर उस काम को 30 दिन में करें, तो हम सबसे पहले इस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 30 का। 18 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 90। 18 और 30 का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 90 निकल के आ गया। हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 90 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेते हैं 90 यूनिट। अब देखिए 90 यूनिट काम जब बी ए प्लस बी कर रहे हैं, 90 यूनिट काम जब ए प्लस बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 18 दिन का समय लग रहा है। और जब 90 यूनिट काम बी प्लस सी कर रहे हैं, 90 यूनिट काम बी प्लस सी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से ए प्लस बी और बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी जो है 18 दिन में 90 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। बी प्लस सी जो है 30 दिन में अगर 90 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया और बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम बी का एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, हम बी का एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से बी प्लस सी का एफिशिएंसी माइनस कर दें। हम यहाँ अगर ए प्लस बी के एफिशिएंसी में से माइनस कर दें बी प्लस सी का एफिशिएंसी, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट। यानी हम 5 यूनिट में से माइनस करेंगे, 5 में से माइनस करेंगे, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी, माइनस से हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा प्लस का बी और माइनस का बी कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू 2। यानी ए की एफिशिएंसी में से अगर सी का एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी की तुलना में ए जो है दुगुना कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एफिशिएंसी सी के एफिशिएंसी से दुगुना है। तो देखिए हमने एक बार के लिए मान लिया कि ए का एफिशिएंसी जो है 4 यूनिट है, ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो सकता है, सी का एफिशिएंसी से अपेक्षा जो है ए का एफिशिएंसी क्या है, दुगुना है, यानी सी का एफिशिएंसी क्या हो सकता है, 2 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ रख के देखेंगे ए और सी का एफिशिएंसी, तो यहाँ से हमारा बी का एफिशिएंसी जो निकल के आएगा, यहाँ अगर हम ए का एफिशिएंसी रखेंगे 4 यूनिट तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट। अब देखिए हम इस सी के एफिशिएंसी में अगर बी का एफिशिएंसी ऐड करेंगे और हमारा 3 यूनिट निकल के आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट है और सी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। तो देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बी का एफिशिएंसी कितना आया था, 1 यूनिट। अब हम सी में अगर ऐड करेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी जो है 4 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी जो है 1 यूनिट है और सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट। अब देखिए तीनों एफिशिएंसी हमें पता चल गया, ए का जो एफिशिएंसी है 4 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी जो है 1 यूनिट है और सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि अगर बी जो है अकेले उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। देखिए टोटल काम कितना है, 90 यूनिट है और बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आया, 1 यूनिट। यानी उस काम को बी अगर अकेला करेगा तो कितना समय लग जाएगा। टोटल काम कितना है, 90 यूनिट है और बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आया है, 1 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 90 दिन। यानी बी उस काम को अगर अकेला करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 90 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनके जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं, तो शेष काम कितना दिनों में पूरा होगा।
देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 16 पुरुष काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और 3 दिनों के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनके जगह 4 महिलाएं आ जाती है, तो शेष काम कितना दिनों में समाप्त होगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम महिला और पुरुष का एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। देखिए हम एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर रही हैं और उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से महिला और पुरुष का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए 12 से हमारा 12 कट जाएगा, हम इसे अगर 8 से 16 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा W/M = 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा निकल के आ गया महिला का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट। अब देखिए हमें एफिशिएंसी पता चल गया तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए या तो हम यहाँ W का वैल्यू रख लें या हम यहाँ M का वैल्यू रख लें, किसी एक में हम वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले कुल वर्क निकालते हैं, कुल काम हम निकालेंगे, कुल काम। तो हम यहाँ जो है W का वैल्यू रख लेते हैं। देखिए W का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 × 1 × 12। अब देखिए हम 16 में अगर 12 से गुना करेंगे, 16 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160 और 16 दूना 32। 160 में अगर 32 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आ गया, 192 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए 16 पुरुष काम करना शुरू करेंगे, 16 पुरुष काम करना शुरू कर रहे हैं और 3 दिन तक काम कर रहे हैं। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 16 पुरुष अगर 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे। एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट। एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट। तो 16 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। यानी 32 यूनिट एफिशिएंसी के साथ अगर 3 दिन काम होगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि टोटल काम कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल काम हो जाएगा 96 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया, 96 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले शेष काम निकालेंगे। शेष काम हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, टोटल काम हमें पता है कि 192 यूनिट है और जिसमें से 96 यूनिट काम हो गया। तो हम सबसे पहले शेष काम निकालेंगे, यानी 192 में से हम माइनस करेंगे 96। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, हम अगर इसमें से 96 माइनस करेंगे, हम इसमें से 96 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम इसमें से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। यानी हमने 4 एक्स्ट्रा माइनस किया, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 96। यानी 96 यूनिट शेष जो है काम रह गया। अब देखिए शेष काम को कौन कौन कर रहे हैं, 16 पुरुष काम कर रहे थे जिसमें से 10 पुरुष ने काम छोड़ दिया, यानी शेष कितने बच गए, 6 पुरुष शेष बच गए और उनके जगह 4 महिलाएं आ जा रही है। यानी 6 पुरुष और 4 महिलाएं अब काम कर रहे हैं शेष काम को, 96 यूनिट काम को। तो कितना समय लगेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 96 यूनिट काम को 16 जो है पुरुष 6 पुरुष कर रहे हैं और कितने महिलाएं कर रही है, 4 महिलाएं कर रही है, 4 महिलाएं कर रही हैं। अब देखिए एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। और एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट। यानी 4 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। यानी 12 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी यहाँ से हम 96 में अगर 16 से भाग दे देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6 दिन। यानी शेष काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 टंकी ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टंकी ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है, तो टंकी बी में पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 टंकी है, हमें क्वेश्चन में दिया है 2 टंकी है, टंकी ए और दूसरा टंकी है बी। दोनों में हमें पानी का रेशियो दिया हुआ है, पानी का रेशियो हमें कितना दिया है, 6:5 दिया हुआ है। पानी का रेशियो हमें 6:5 दिया हुआ है। तो देखिए हम इस रेशियो में 10 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 10 से रेशियो में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50। तो देखिए हमने मान लिया कि टंकी ए में 60 लीटर पानी है और टंकी बी में 50 लीटर पानी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए हम इसमें 30% का वृद्धि करेंगे तो 60 का 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 60 का 30% 18 लीटर हो जाएगा। यानी अब टंकी ए में पानी कितना हो जाएगा, 60 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 78 लीटर। पानी कितना हो जाएगा, 78 लीटर। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा
पूछ रहा है कि बी में पानी की मात्रा में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए। अब देखिए टंकी ए में 78 लीटर पानी हो गया, तो टंकी बी में भी 78 लीटर पानी हो जाना चाहिए, तो हम कितना प्रतिशत का वृद्धि करें। देखिए टंकी बी में पानी कितना है, 50 लीटर है, और पानी कितना हो जाना चाहिए, 78 लीटर, यानी कितना का वृद्धि कर रहे हैं हम यहाँ, कितना का वृद्धि कर रहे हैं हम यहाँ, वृद्धि कर रहे हैं 28 लीटर का, कितने पे, 50 पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 50 से काटेंगे तो ये 50 से 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 28 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 56%। यानी टंकी बी के पानी में अगर हम 56% का वृद्धि कर देंगे तो दोनों टंकी में पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 56%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1 लाख रुपए की राशि पर 2 तरह के बट्टे जिसमें एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा 2 क्रमवार 36% और 4% है। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है, हमें क्या निकालना है, दोनों तरह के डिस्काउंट में हमें डिफरेंस निकालना है। देखिए एक जो हमारा डिस्काउंट है वो एकल डिस्काउंट है, एक हमारा डिस्काउंट कितना है, एक जो डिस्काउंट है वो 40% एकल डिस्काउंट है, और दूसरा जो हमारा डिस्काउंट है वो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है, जिसमें एक डिस्काउंट कितना है 36% और दूसरा क्या है हमारा 4% है। तो देखिए यहाँ जो है टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा, 40% का मिलेगा, लेकिन हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे तो देखिए एक बार 36% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर एक बार 4% का डिस्काउंट मिलेगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 गुने 4/100। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40 प्लस ये कितना हो जाएगा, हम अगर गुना करेंगे हम यहाँ गुना करेंगे 36 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। 144 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.44%। अब देखिए एक जो डिस्काउंट है वो 40% का है और दूसरा डिस्काउंट क्या है, दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है, माइनस का 40% और प्लस का 1.44%। यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ भी 40% का डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ भी 40% का डिस्काउंट हो रहा है, और यहाँ 40% का डिस्काउंट में से कितना कम हो रहा है, 1.44% जो है कम हो रहा है। यानी डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 1.44%। हमें जो है इस डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 100% का वैल्यू कितना है, 100% का वैल्यू जो है वो कितना है, 1 लाख है, तो हम यहाँ से 1.44% का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम इस 1 लाख में से अगर 1.44% का वैल्यू निकालेंगे, यानी इस 1 लाख में गुना करेंगे 1.44/100 से। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, हम यहाँ अगर 2 जीरो से गुना करेंगे तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 1440 रुपया। यानी दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस हमारा क्या निकल के आ गया, 1440 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करे। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी 5% के दर से अगर यहाँ ब्याज मिल रहा है तो पहले साल अगर प्रिंसिपल का 5% मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही मिलेगा, और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा। यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5% के दर से 2 वर्ष का एसआई और 5 वर्ष के एसआई का बीच का हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 75 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए 2 वर्ष में 5% के दर से 5% के दर से और 5 वर्ष में 5% के दर से टोटल एसआई कितना मिलेगा। देखिए 2 वर्ष में 5% के दर से कितना एसआई मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 10% मिल जाएगा, और 5 वर्ष में 5% के दर से प्रिंसिपल का कितना एसआई मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15% है। लेकिन हमें क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है 75 रुपया। यानी इस 15% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 75 रुपया दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम इस 15 में 3 से भाग दें, 15 में 3 से भाग दें तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अगर हम इस साइड अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 3 से भाग देना पड़ेगा। यानी हम 75 में अगर 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा 5% किसके बराबर निकल के आ गया, 25 रुपये के बराबर निकल के आ गया, और हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम अगर 100% निकालेंगे, यानी 5 में हम कितना से गुना करें तो हमारा 100 हो जाएगा,
5 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमें इस 25 में भी 20 से गुना करना पड़ेगा। 25 में 20 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपया। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है ब्याज की दर निश्चित चक्रवृद्धि दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है कि उसी राशि को 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। देखिए राशि जो है 4 वर्ष में, राशि जो है 4 वर्ष में कितना हो जा रही है। हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि राशि जो है 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रही है। यानी अगर राशि 1 रुपया होगी तो 4 वर्ष में कितना हो गई 3 रुपया हो गए। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि राशि जो है 9 गुना कितना समय में हो जाएगी। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगर समय डिफरेंस बराबर हो तो जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है वो रेशियो जो है अगले समय डिफरेंस के लिए भी होता है। यानी 4 वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1:3 है तो अगले 4 वर्ष में भी हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर हम 1 साल का ब्याज काउंट करके हमारा अमाउंट जो निकालते हैं तो वो अमाउंट हमारा अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। यानी ये जो 4 वर्ष के बाद जो हमारा अमाउंट निकल के आया होगा ये अमाउंट जो है अगले 4 वर्ष के लिए जब हम निकालेंगे तो ये अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी अगले 4 वर्ष में भी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ निकालते हैं कि 8 वर्ष में राशि कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में राशि कितना हो जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 8 वर्ष में राशि जो है स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया यदि a + b = b + c = c + a = 6:7:8 हो और a + b + c = 14 हो तो c का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, c का मान निकालना है। तो देखिए एक बार हम मान लेते हैं कि a + b, b + c और c + a जो है 6x, 7x और 8x है। तो देखिए हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a + b + b + c + c + a = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 7x + 8x। अब देखिए हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a, 2b और 2c हो जाएगा। यानी हम इससे लिख सकते हैं 2 × a + b + c = ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 21x हो जाएगा। अब देखिए a + b + c हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो, 14 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ 14 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 14 = 21x हो जाएगा। अब देखिए हम 14 और 21 को अगर 7 से काटेंगे तो 14 7 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और 21 जो है 7 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 4/3। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है c का मान निकालना है। तो देखिए a + b + c हमें पता है 14। अगर हमें c का मान निकालना है तो अगर हम a + b का मान निकाल लें, a + b का मान कितना है 6x है। यानी हम 6x का वैल्यू निकाल के और इस 14 में से माइनस करेंगे तो हमारा c निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से a + b का वैल्यू निकालेंगे। a + b किसके बराबर है, a + b जो है 6x के बराबर है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 6 × 4/3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 6 जो है 3 से 2 बार में जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। a + b हमारा क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो देखिए हमें क्या निकालना है, c निकालना है। तो अगर हम यहाँ से a + b + c में से अगर माइनस कर लें a + b तो हमारा निकल के आ जाएगा c। यानी हमारा c क्या हो जाएगा 14 - 8 = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, अन्य खिलाड़ियों का औसत रन निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 खिलाड़ी का औसत रन हमें कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। हमें 11 खिलाड़ी का औसत रन कितना दिया है, 23 दिया हुआ है। और जो पहला खिलाड़ी है उसका हमें रन कितना दिया हुआ है, 113 रन दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम पहले खिलाड़ी का रन निकाल दें,
तो देखिए पहले खिलाड़ी के रन निकालने के बाद जो शेष 10 खिलाड़ी बचेंगे, जो शेष 10 खिलाड़ी बचेंगे उनका औसत रन कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए पहला जो खिलाड़ी है वो 113 रन बना रहा है, यानी पहले खिलाड़ी के रन को जब हम निकालेंगे तो देखिए औसत में से अपने लिए तो 23 रन लेके जाएगा ही, अपने लिए 23 रन तो लेके जाएगा ही, प्लस का क्या लेके जाएगा, वो रन बनाया है कितना, 113 रन बनाया है। यानी हम इस 113 में से माइनस करेंगे 23, ये कितना हो जाएगा, 113 में से 23 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 90। यानी 90 रन जो है शेष 10 खिलाड़ी है उनके योग में से भी लेके जाएगा, क्योंकि वो अपने लिए औसत में कितना रखा है, 23 रखा है, लेकिन बनाया कितना था, 113 रन। यानी शेष जो 90 रन है वो शेष 90 रन 10 खिलाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी जब बाहर निकलेगा तो शेष 90 रन जो है वो भी लेके निकलेगा बाहर। यानी ये 90 रन जो है 10 खिलाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये 90 रन जो है 10 खिलाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी प्रत्येक खिलाड़ी को कितना मिला होगा, 9 रन मिला होगा। यानी जब पहला खिलाड़ी निकल जाएगा तो औसत में क्या हो जाएगा, औसत में 9 की कमी हो जाएगा, औसत में क्या हो जाएगा, 9 की कमी हो जाएगा। यानी शेष जो 10 खिलाड़ी बच जाएंगे उनका औसत क्या हो जाएगा, उनका औसत हो जाएगा 23 माइनस 9। यानी 23 में से हम 9 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। यानी जो अन्य खिलाड़ी बच जाएंगे उनका औसत हमारा रन क्या निकल के आ गया, 14 रन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपये में आरंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। यदि लाभ क्रमशः ए तथा बी 1:2 के अनुपात में बांटते हैं तो क्रमशः ए तथा बी के निवेश की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। अब देखिए हमें पूरे क्वेश्चन में टाइम कहीं नहीं दिया हुआ है, हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है और हमें दोनों का पूंजी दिया हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा लाभ का रेशियो है ये 1 वर्ष में प्राप्त लाभ का हमारा रेशियो है, यानी समय हमारा क्या है, 1 वर्ष का समय है। अब देखिए 1 वर्ष का समय है और व्यापार का शुरुआत कौन कर रहा है, व्यवसाय का जो शुरुआत कर रहा है वो ए कर रहा है। यानी ए का पूंजी शुरुआत से अंत तक लगा होगा, यानी पूरे 1 वर्ष के लिए ए का पूंजी लगा होगा। और बी का हमें क्या दिया कि कुछ समय पश्चात बी जो है 25,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो रहा है, यानी बी का जो पूंजी है कुछ समय कम लगा होगा, यानी ए की अपेक्षा कुछ समय कम लगा होगा। तो देखिए हम बी का समय कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हम यहाँ अगर लाभ का रेशियो निकालेंगे ए और बी का, हम यहाँ लाभ का अगर रेशियो निकालें, हम ए और बी का लाभ का रेशियो निकालें तो देखिए ए का पूंजी कितना है, ए का पूंजी जो है 20,000 रुपये है और बी का पूंजी कितना है, बी का पूंजी 25,000 रुपये है। ए का पूंजी 20,000 रुपये है और बी का पूंजी कितना है, 25,000 रुपये है। हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम समय का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए टोटल हमने समय मान लिया कि 1 वर्ष का समय है, तो ए का पूंजी अगर शुरुआत से लगा है तो ए को पूरे 12 महीना का समय मिला होगा और बी का समय हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि बी का जो समय है वो x समय है, बी का समय कितना है, x है। अब देखिए हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ का रेशियो निकल के आएगा, जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1:2 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा 3 जीरो से ये हमारा 3 जीरो कट जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 5 बार में जाएगा और ये 5 से हमारा 4 बार में चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 × 12 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 96/5। यानी बी का जो पूंजी लगा होगा वो कितना समय के लिए लगा होगा, 96/5 महीना के लिए लगा है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, समय का, हमें समय का रेशियो निकालना है। अब देखिए हमें समय का, हमें जो है समय का रेशियो निकालना है, हमें समय का रेशियो निकालना है ए और बी का। ए का जो समय है, ए का समय कितना है 12 महीना है और बी का समय कितना है, बी का जो समय है 96/5 महीना। अब देखिए हम इसे अगर 12 से काटेंगे तो 12 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, और हम यहाँ दोनों जगह 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5:8। यानी समय का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, और हमें ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 392 पाई दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमारा पाई से पाई कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर एच का हमें वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ एच का वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 392 के बराबर। अब देखिए हम इसे 8 से अगर काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32, हाथ में कितना हो जाएगा 7, यानी 72, ये 72 कितने बार में जाएगा, 8 से 9 बार में, यानी यहाँ से हमारा आर स्क्वायर क्या निकल के आ गया, आर स्क्वायर निकल के आ गया 49, यानी हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस हमारा निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, हमें हाइट क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, 22/7, रेडियस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, हम यहाँ अगर गुना करेंगे 22 में 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 44, 44 गुने 8, 44 में हम 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक बच्चे को 3 टॉफियाँ दी जाती है तो 5 टॉफियाँ बच जाती है, यदि एक बच्चे को 4 टॉफियाँ दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं, बांटी जाने वाली कुल टॉफियों की संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, कुल टॉफियों की संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि बच्चों की जो संख्या है, हमने मान लिया कि जो बच्चों की संख्या है वो 1 है, और बांटी जाने वाली जो टॉफियों की संख्या है, बांटी जाने वाली जो टॉफियों की संख्या है वो y है। हमने मान लिया कि बच्चों की संख्या 1 है और टॉफियों की संख्या क्या है, y है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बच्चे को 3 टॉफ़ी दी जा रही है, यानी एक बच्चे को 3 टॉफ़ी देंगे, तो हमने बच्चों की संख्या क्या मान के रखा है, x, यानी x गुने 3, और हमें क्या दिया हुआ है कि अगर एक बच्चे को 3 टॉफ़ी दी जा रही है तो 5 टॉफ़ी बच जा रही है, यानी x गुने 3 प्लस का हम 5 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कुल टॉफ़ी की संख्या। कुल टॉफ़ी की संख्या हमने क्या मान के रखा है, y। अब देखिए दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दूसरा दिया हुआ है कि यदि एक बच्चे को 4 टॉफ़ियाँ दी जाती है तो 10 बच्चे बच जाते हैं, यानी हमने जो है बच्चों की संख्या क्या मान के रखा है, x, यानी x में से 10 बच्चे को टॉफ़ी नहीं मिल रहा है जब हम एक बच्चे को 4 टॉफ़ी दे रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा टॉफ़ी का संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 10 गुने क्या हो जाएगा 4, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कुल टॉफ़ी की संख्या। हमने कुल टॉफ़ी की संख्या क्या मान के रखा है, y। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। हम इन दोनों को आपस में अगर बराबर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x माइनस 40। अब देखिए इस x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा माइनस में 40 है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 3x अगर माइनस होगा 4x में से तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये माइनस का 40 इस साइड आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 5 और प्लस का 40 कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, तो हम किसी एक में, अगर ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हम किसी एक इक्वेशन में अगर x का वैल्यू रख देंगे तो हमारा कुल टॉफ़ी का संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें रख लेते हैं, हम इसमें x का वैल्यू रख लेते हैं। हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, x हमारा क्या निकल के आएगा, 45 गुने 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, हम 45 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 135। 135 में हम 5 ऐड करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 140, यानी कुल टॉफ़ियों की संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 140। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 16, 20 और 24 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए
हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। हम 24 का फैक्टर करेंगे तो 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, यानी 24 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 24 का फैक्टर हमारा आ गया, उसके बाद 24 के बाद कौन सा संख्या है हमारा 20। अब देखिए 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 गुने 4, यानी 4 हमारा यहाँ पे है, हम अगर एक 5 ले लेंगे तो हमारा 20 का फैक्टर आ जाएगा। अब देखिए 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 16 का फैक्टर यानी 2 गुने 2 गुने 2, ये कितना हो जाएगा 8, यानी 8 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 1 2 हमें और लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारी संख्या निकल के आएगी, यहाँ से जो संख्या निकल के आएगी, ये जो संख्या हम गुना करेंगे 2 गुने 2, ये कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240। 240 जो हमारी संख्या निकल के आएगी, ये संख्या 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित होगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे न्यूनतम वर्ग संख्या पूछ रहा है, यानी ये जो संख्या हमारी निकल के आई है 240, 240 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। तो हमें क्या निकालना है, वर्ग संख्या निकालना है। तो देखिए वर्ग संख्या निकालने के लिए हमें जो है वर्ग संख्या निकालना है। तो देखिए वर्ग संख्या निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारा जो फैक्टर निकल के आया है, फैक्टर क्या निकल के आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये जो है जोड़ा में है, 2 गुने 2, 2 गुने 2 हमारा जोड़ा में है। उसके बाद क्या है 3, तो देखिए ये 3 जो है, 3 को हम जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा में बनाने के लिए हमें एक 3 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है 5, तो हम 5 को भी जोड़ा में बनाने के लिए एक 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम गुना करके जो हमारा संख्या निकलेगा वो संख्या हमारा क्या होगा, एक वर्ग संख्या होगा, न्यूनतम वर्ग संख्या, जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित होगा। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में अगर हम 5 से गुना करेंगे 80, 80 में हम 5 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 80 में 5 से गुना करेंगे 400, 400 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3600। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3600, यानी 3600 वह संख्या होगी न्यूनतम वर्ग संख्या जिसे हम 16, 20 और 24 से भाग देंगे तो प्रत्येक से विभाजित होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3600। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 0.3 के ऊपर रेकरिंग तथा 0.7 के ऊपर रेकरिंग के योगफल को P/Q के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले हमें इसे P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसे P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी हमें 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो हमें इसे भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग लगा रहता है उतना जो है हर में हमारा क्या आ जाता है 9 आ जाता है, यानी यहाँ एक अंक के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो यहाँ हर में एक हमारा 9 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है 0.7 के ऊपर रेकरिंग, यानी हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, यानी यहाँ भी एक अंक के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो हमारा 1 9 जो है भिन्न में हर में आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो देखिए हम इसका योग निकालेंगे 3/9 प्लस 7/9, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/9। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया P/Q के रूप में 10/9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।